आज हम एक कहानी सुनेंगे। पत्थर और धातु में लिखी एक कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। चलिए आज प्राचीन भारत की मूर्तिकला की इस शानदार दुनिया में उतरते हैं। देखिए, पत्थर पर जो नक्काशी होती है ना, वो सिर्फ कला नहीं, वो जीता जागता इतिहास है। हर मूर्ति, हर तराशा हुआ पत्थर उन लोगों की कहानियां सुनाता है जो हमसे बहुत पहले थे। उनके विश्वास, उनका समाज, उनकी पूरी दुनिया, सब कुछ इन पत्थरों में कैद है। तो सवाल ये है कि ये पत्थर हमसे कहते क्या है? आइए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है हजारों हजारों साल पहले, उस वक्त जब कला की पहली आहट पत्थर पर सुनाई दे रही थी। हमारी ये यात्रा शुरू होती है अपर पैलियोलिथिक पीरियड यानी उच्च पुरापाषाण काल से। यहाँ हमें कला के शुरुआती निशान मिलते हैं, जैसे बेलन घाटी में मिली हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति। फिर कहानी आगे बढ़ती है हड़प्पा सभ्यता तक, जहाँ पत्थर की मूर्तियों में जैसे जान आ जाती है। और हाँ, मोहनजोदड़ो की उस मशहूर डांसिंग गर्ल को कौन भूल सकता है। कांसे में ढली वो मूर्ति उस जमाने की कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है। हड़प्पा के जो कलाकार थे ना, वो इंसान और जानवर दोनों की ही मूर्तियां बनाने में माहिर थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनकी बनाई जानवरों की मूर्तियां, खासकर वो कुबड़ वाले बैल, ज्यादा दमदार और शानदार लगती हैं। दूसरी तरफ मशहूर प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा जैसी इंसानी मूर्तियां हमें उस समय के समाज की एक झलक देती हैं। और जानते हैं, इन मूर्तियों में सुमेरियन और देसी भारतीय दोनों परंपराओं का एक दिलचस्प मेल दिखाई देता है। अच्छा, हड़प्पा के बाद इतिहास में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, कुछ पता नहीं चलता। और फिर अचानक मौर्य काल में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कला का एक ऐसा जबरदस्त धमाका होता है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये जो रामपुरवा का बैल है ना, ये मौर्य कला का एक नायाब उदाहरण है। जरा इसकी बनावट देखिए, इसकी ताकत और शांति को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक बैल की मूर्ति नहीं है, ये तो कला का एक शाहकार है, एक ऐसी लंबी छलांग जिसने सबको हैरान कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई बीच का आर्ट गया कहाँ? हड़प्पा के बाद और मौर्य से पहले सब खाली। ऐसा लगता है जैसे ये महारत अचानक हवा में से पैदा हो गई। है ना अजीब बात? और बस इसी रहस्य से एक बड़ी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये कला भारत की है ही नहीं, बाहर से आई है, शायद ईरान या ग्रीस से। वहीं दूसरों का मानना था कि नहीं, ये तो हड़प्पा कला का ही अगला रूप है। पर अगर ऐसा था तो फिर बीच की कड़ियां कहाँ गायब हो गईं? तो जवाब मिला मिसिंग लिंक में। सोचिए, कला की एक नदी है जो जमीन के नीचे बह रही थी। हड़प्पा और मौर्य काल के बीच का जो वक्त था, उसमें कलाकार लकड़ी जैसी चीजों पर काम कर रहे थे। और लकड़ी तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, उसका कोई निशान नहीं बचता। तो मौर्य काल की पत्थर की मूर्तियां अचानक पैदा नहीं हुई, वो तो बस उस छिपी हुई नदी का पानी थी जो आखिरकार सतह पर आ गया और पत्थर में हमेशा के लिए अमर हो गया। अब हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। हम चलते हैं गांधार, एक ऐसा चौराहा जहां पूरब और पश्चिम का मिलन हुआ। और इस मिलन ने भारतीय कला को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। गांधार कला को समझना हो तो इसे एक रेसिपी की तरह देखिए। सबसे पहले ग्रीक यानी यूनानी स्टाइल लीजिए, जिससे मूर्तियों को मिला रियलिस्टिक शरीर और अपोलो जैसे चेहरे। फिर उसमें थोड़ा रोमन स्टाइल मिलाइए, जिससे आए शानदार कपड़े, मुकुट और गहने। आखिर में पार्थियन और ईरानी स्टाइल का तड़का लगा दीजिए, जैसे तिकोनी टोपियां। लेकिन इस रेसिपी का जो सबसे जरूरी मसाला है, जो इसकी आत्मा है, वो पूरी तरह से भारतीय ही रही। तो ये जो कमाल का फ्यूजन था, ये जो संगम था, इसे सबसे अच्छे तरीके से एक लाइन में समझाया जा सकता है, जो गांधार कला की पूरी कहानी कह देती है। शरीर से भले ही यूनानी रोमन थी, परंतु आत्मा से भारतीय ही बनी रही। मतलब एक ऐसी कला जिसने पूरी दुनिया से सीखा, उसे अपनाया, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। आसान शब्दों में कहें तो मूर्ति का जो शरीर था, जो बाहरी रूप था, वो भले ही वेस्टर्न टेक्निक से बना हो, लेकिन उसकी आत्मा, उसका भाव, वो 100% भारतीय था। ये कल्चरल फ्यूजन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है।
सोचिए, गांधार के कलाकारों ने बाहर से साज तो ले लिए, लेकिन उन साजों पर धुन उन्होंने भारतीय ही बजाई। मतलब किसी एक चीज को हटाकर दूसरी नहीं लाई गई, बल्कि सबको मिलाकर कुछ एकदम नया और अनोखा बनाया गया। तो आखिर में गांधार की कहानी हमें एक बड़ी बात सिखाती है। ये दिखाती है कि जब अलग-अलग कल्चर मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि उनमें टकराव ही हो, उनसे कुछ नया भी बन सकता है। एक ऐसी कला पैदा हो सकती है जो दुनिया के हर कोने से बात करे, लेकिन जिसकी अपनी एक अलग, अपनी एक खास आवाज हो।